अभी 2 टॉपिक आज कराने हैं मुझे, तो हो सकता है थोड़ा लेट भी हो जाए, लेकिन कंप्लीट करना ही है। एक बायो फर्टिलाइज़र, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। सो टॉपिक लिखिए बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र्स, बायो फर्टिलाइज़र्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बायो फर्टिलाइज़र। और कल जो टेस्ट होगा आपका बायो का, यहीं पे ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन टेस्ट होगा। बायो फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। सो उसमें बायो फर्टिलाइज़र टॉपिक भी आएगा प्लस एंडोक्राइन सिस्टम भी आएगा। तो दोनों टॉपिक को आज ही ख़त्म कर लेना है, और जो पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा, जितना पढ़ाया अभी तक बायो पढ़ाया उसी में से आएगा। ठीक है, अच्छे से देना है आप लोगों को। लिखिए बायो फर्टिलाइज़र्स होते क्या हैं बेटा। बायो फर्टिलाइज़र्स, तो लिखिए बायो फर्टिलाइज़र्स रेफर्स टू द यूज़ ऑफ माइक्रोब्स। बायो फर्टिलाइज़र्स ये नोट्स में नहीं है, ठीक है, इसलिए लिख लीजिए इनको। बायो फर्टिलाइज़र्स रेफर्स टू द यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इंस्टेड ऑफ केमिकल, to enhance the nutrition of the soil, to enhance the nutrition of the soil instead of chemicals, to enhance the nutrition of the soil। आप ये बताइए बायो फर्टिलाइजर ज़्यादा हार्मफुल होंगे या केमिकल फर्टिलाइजर? केमिकल फर्टिलाइजर। सो हाँ, हाँ जी, बायो फर्टिलाइजर्स आर लेस हार्मफुल, बायो फर्टिलाइजर्स आर लेस हार्मफुल than the chemical fertilizers. Biofertilizers are less harmful than the chemical fertilizers, right? Biofertilizers are less harmful than the chemical fertilizers. And they do not cause pollution. सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनसे पॉल्यूशन नहीं होता। ने इसकी स्टार्टिंग कैसे करी थी? इंस्टेड ऑफ केमिकल से पहले आपने क्या बोला था? It refers to the use of microbes। माइक्रोब्स बेटा, माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब यूज़ किए जाते हैं। वायरस को नहीं यूज़ किया जाता बेटा, कभी भी वायरस बायो फर्टिलाइज़र नहीं होता, ठीक है। तो माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। माइक्रोब्स बेटा जीवाणु, जीवाणु ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ गया? चलो ठीक। तो इट इज़ ऑल्सो लेस हार्मफुल एंड डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं करते बेटा, अच्छी बात ये है। देखिए पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र जब हम यूज़ करते हैं ना, तो उससे एक फिनोमिना होता है जिसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन, देखिए इसको ना वैसे इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी ज़रूरत है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है आपको। यूट्रोफिकेशन होता क्या है? स्पेलिंग देखिए, UEUTRO फिकेशन, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एक्चुअली इस फिनोमिना को समझिए कि ये होता क्या है। जैसे हमने मान लीजिए केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया एग्रीकल्चर फील्ड में, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया, ऊपर से बरसात हो गई, तो बरसात हुई तो सरफेस रन ऑफ के थ्रू, सरफेस रन ऑफ का मतलब है पानी बहता हुआ, उसको सारा वाटर जो है ना पोंड में चला गया। अब जो न्यूट्रिएंट फील्ड में होने चाहिए थे, जो न्यूट्रिएंट फील्ड में होने चाहिए थे, वो सारे न्यूट्रिएंट बह के कहाँ पहुँच गए? इस पोंड में पहुँच गए। अब ये पोंड पता कैसी, ये जो लेक है या पोंड है, ये कैसा हो गया? ये पोंड क्या हो गया? न्यूट्रिएंट रिच हो गया। मतलब ये पोंड क्या हो गया? यूट्रोफिक लेक बन गया। यूट्रोफिक लेक, ऐसी लेक को बोलते हैं यूट्रोफिक लेक। यूट्रोफिक का मतलब न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो गए। जब इसमें न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो गए तो हुआ क्या कि इसमें ना एल्गी, एल्गी ऊपर के सरफेस पे एल्गल ब्लूम हो गया, एल्गल ब्लूम, एल्गी आ गई पूरे के सरफेस पे। हाँ, वाटर हाइसिंथ भी बोल सकते हैं। तो वाटर हाइसिंथ ऊपर आ गया, इसको पूरे सरफेस को कवर कर लिया।
अब इस लेक में जो वाटर हाइसिन ने जब इसको कवर कर लिया पूरे सरफेस को, तो इस लेक में ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म हो गया। अंदर जो ऑक्सीजन थी, जो इस पानी के अंदर ऑक्सीजन थी, सिर्फ उतनी ही ऑक्सीजन अब किसको मिलेगी? जो भी उसके अंदर फिश होगी, जो भी उसके अंदर प्लांट्स होंगे, जिसको भी जरूरत होगी, जो केमिकल होगा, मान लीजिए इसके अंदर केमिकल भी होगा Mg, अब उसको भी Mg को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उसकी भी ऑक्सीजन डिमांड होती है। सो हर एक लेक के अंदर क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, जिसको BOD बोलते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब फिश को ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो जो भी बायोलॉजिकल लेक के अंदर जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होगा उसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। लेक के अंदर जो केमिकल होगा उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, COD बोला जाता है उसको। अब होगा क्या कि बेटा लेक, अब इसमें ऑक्सीजन तो डिजॉल्व हो नहीं रही, क्योंकि लेक के सरफेस के ऊपर क्या हो गया है? एल्गल ब्लूम आ गया, या फिर आपका वाटर हाइसिंथ आ गया, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं हो पा रही। और पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है या केमिकल हैं, दोनों को ऑक्सीजन की डिमांड है। मतलब क्या होगा? इसकी वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज होगी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज होगी। अब जब ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं हो पा रही तो धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होना शुरू हो जाएगी। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो खत्म हो जाएगा। जैसे वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो जितनी भी फिशेज हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। जब डेथ होना शुरू हो जाएगी तो होगा क्या? धीरे धीरे उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। आप किसी भी पॉन्ड के पास से अगर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है? यूट्रोफिकेशन हो रहा है। ये जो फिनोमिना मैंने आपको कहानी सुनाई है ना, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। और ऐसी लेक्स को हम यूट्रोफिक लेक बोलते हैं। यूट्रोफिक लेक बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लेक के अंदर, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। जो जैसे केमिकल्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन बोला जाता है इसको। वैसे ये मैं उसमें साइंस में इन्वायरमेंट में भी पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंट का फिनोमिना है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ ही सकता है यूट्रोफिकेशन क्या है। ठीक है, बायो और इन्वायरमेंट लगभग मिक्स है ये। तो यूट्रोफिकेशन समझ में आ गया आपको? यूट्रोफिकेशन क्या होता है? बचपन में भी पढ़ा होगा आपने। हाँ जी, हाँ, न्यूट्रिएंट की वजह से, क्योंकि लेक में न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो जाते हैं। और ये न्यूट्रिएंट कहाँ से आए? जो आपने केमिकल फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ किया, वो बह के कहाँ पहुँच गए? लेक में पहुँच गए। बरसात हुई और सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट था वो लेक में पहुँच गया। तो ग्रोथ होनी चाहिए फील्ड में, हो कहाँ रही है? लेक में। अब लेक क्या होगी? यूट्रोफिक लेक बन गई। ऐसी लेक बन गई जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गए। तो उसकी वजह से वाटर हाइसिन जो होता है ना, वाटर हाइसिन समझते हैं बेटा, इस तरह से कवर कर लेता है। आपने शायद देखा होगा लेक्स में 100% देखा होगा, लेकिन याद नहीं आ रहा होगा। वाटर हाइसिन पूरा का पूरा देखना कवर कर लेते हैं, पूरी की पूरी लेक को कवर कर लेते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा लेक जो होता है ना, देखिए पानी में है ये, तो ऐसे पूरे लेक के ऊपर वाटर हाइसिंथ हो जाता है। तो जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होना चाहिए वो डिजॉल्व नहीं हो पाती उसमें, पूरा लेक ही कवर कर लेते हैं। देखिए ये लेक, हाँ जी, हाँ, जहाँ पे भी देख रहे हो ये पूरी लेक कवर हो जाती है इससे। अब ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं हो पाती। नीचे जो लेक में ऑर्गेनिज्म जैसे फिश हो गया, इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन जब डिजॉल्व ही नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। मीन्स इसकी वजह से, इस पॉल्यूशन की वजह से या इस न्यूट्रिएंट की वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है। BOD इंक्रीज हो जाता है। और अगर मान लीजिए लेक में नीचे केमिकल है, मैग्नीशियम है, तो वो भी ऑक्सीजन की डिमांड करेगा। तो मैग्नीशियम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, COD भी इंक्रीज हो जाएगी। BOD प्लस COD दोनों इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, फिश को ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत हो, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, तो जितने भी बायोलॉजिकल एनिमल्स होंगे उन सबकी डेथ हो जाएगी नीचे। जब डेथ हो जाएगी तो क्या हो जाता है? स्मेल आना शुरू हो जाती है, स्टिंकिंग स्मेल। जिस भी लेक के पास से गुजरोगे अगर ज़्यादा स्मेल आ रही है तो इसका मतलब जरूर वहाँ यूट्रोफिकेशन हो रहा होगा। 100% वहाँ पे क्या हो रहा होगा? यूट्रोफिकेशन हो रहा होगा। क्लियर हो गया? यूट्रोफिकेशन इस फिनोमिना को बोलते हैं। ठीक है, स्मेल आना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्लियर हो गया ये यूट्रोफिकेशन? ऑनलाइन? हाँ जी, ठीक है। इसके बाद देखिए बायो फर्टिलाइजर की बात कर रहे थे। दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। अब देख रहे हैं केमिकल
फर्टिलाइजर की वजह से यूट्रोफिकेशन हो गया, पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इनकी वजह से नहीं होता, बायो फर्टिलाइजर की वजह से ऐसा कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ऐसा कोई यूट्रोफिकेशन नहीं होता। सो बायो फर्टिलाइजर डज नॉट रिजल्ट इनटू यूट्रोफिकेशन, लिख लीजिए, बायो फर्टिलाइजर डज नॉट रिजल्ट इनटू यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, बायो फर्टिलाइजर डज नॉट रिजल्ट इनटू यूट्रोफिकेशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो इसमें कितने टाइप के बायो फर्टिलाइजर होते हैं? एक बैक्टीरिया, नंबर 2 इज फंगी, नंबर 3 इज साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया लिखिए, बैक्टीरिया के बारे में लिखिए बेटा। एक आपने बचपन में पढ़ा होगा राइजोबियम, पढ़ा ना राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, रूट, हाँ, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में मिलता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे तुर हो गया, अरहर की दाल हो गई, तो उनके रूट में मिलता है, रूट में मिलता है राइजोबियम। बचपन में पढ़ा होगा, बहुत सारी बार पढ़ा होगा। तो लिख लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया are found in root nodules of the leguminous plants, are found in root nodules of, are found in root nodules of leguminous plant, leguminous plants, leguminous plants. Rhizobium, rhizobium is found, rhizobium is found, rhizobium is found in the root nodules, in the root nodules of, in the root nodules of leguminous plants. Rhizobium helps in fixation of, rhizobium helps in fixation of free nitrogen, rhizobium helps in fixation of free nitrogen into nitrate, ठीक है। वैसे बेटा राइजोबियम जो होता है ना नेचुरली मिलता है, लेकिन आजकल हम क्या करने लगे हैं राइजोबियम का, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करना है, तो राइजोबियम का कल्चर ना फील्ड में डाल देते हैं। सो लिखिए नाउअडेज rhizobium culture is used in field as a biofertilizer. Rhizobium culture is used as a biofertilizer to fix the nitrogen, to fix the amount of nitrogen in the soil. Nowadays rhizobium culture is used in field as a biofertilizer to ensure nitrogen fixation in the soil. Next लिखिए leg hemoglobin, leg hemo, nitrogen fixation in the field, leg hemoglobin. नेक्स्ट लिखिए लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन के बारे में लिखिए इट इज ए हेमी प्रोटीन, इट इज ए हेमी, HAME, हेमी प्रोटीन, इट इज ए हेमी प्रोटीन, HAEME, हेमी प्रोटीन फाउंड इन द root nodules of leguminous plants, root nodules of leguminous plants, इनके रूट्स में मिलता है, रूट नोड्यूल्स,
रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, where they are crucial for supplying sufficient oxygen, crucial for supplying sufficient oxygen to root nodule bacteria, टू रूट नोड्यूल बैक्टीरिया। एक्चुअली ये क्या करते हैं कि ये प्रोटीन जो मिलता है ना, ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उनको ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सीधी सी बात है। तो क्योंकि उसको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को फिक्स, बेटा नाइट्रोजन को अगर नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है तो उनको ऑक्सीजन की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, तो इसका मतलब इसको ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला भी कोई चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है, ये लैग हीमोग्लोबिन, और ये रूट नोड्यूल में मिलता है। ये भी कहाँ पे मिलता है, रूट नोड्यूल में ही मिलता है। और लैग हीमोग्लोबिन है क्या, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। सो ये प्रोटीन रूट में मिलता है, रूट नोड्यूल्स में मिलता है। ये रूट नोड्यूल्स हैं, यहाँ राइजोबियम है, राइजोबियम में यहीं पे एक प्रोटीन होता है लैग हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, इस राइजोबियम को ऑक्सीजन देता है। ये राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है, यहां से ऑक्सीजन लेता है, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। बस सिंपल सा फंडा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो लिखिए, देयर आर सम अदर बायोफर्टिलाइजर्स, देयर आर सम अदर बायोफर्टिलाइजर्स लाइक एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम ये मैं पहले भी बता चुका हूं। एजोस्पाइरिलम, एजो का मतलब ही नाइट्रोजन होता है। एजोस्पाइरिलम, एजेटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, ये सारे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, दीज बैक्टीरिया आर फ्री लिविंग इन द सॉइल। ये सॉइल में मिलते हैं। दीज बैक्टीरिया आर फ्री लिविंग इन द सॉइल, सॉइल में मिलते हैं, रूट नोड्यूल्स में नहीं मिलते, सॉइल में मिलते हैं। दे आर फ्री लिविंग इन द सॉइल। एजोटोबैक्टर इज यूजुअली, एजोटोबैक्टर इज यूजुअली used with crops, azotobacter usually used with crops like cotton, कॉटन में यूज किया जाता है एजोटोबैक्टर को। वीट में यूज किया जाता है, कॉटन कॉमा वीट कॉमा मस्टर्ड कॉमा मेज। एजोस्पाइरिलम इज यूज्ड, एजोस्पाइरिलम इज यूज्ड मेनली इन शुगर केन, मिलेट्स, ज्वार बाजरा जानते हैं ना, ज्वार बाजरा रागी, मोटे मोटे जो कोर्स होते हैं ना, वो ज्वार बाजरा रागी सुना होगा आपने, उनको मिलेट्स बोलते हैं, उसमें यूज किए जाते हैं। तो आपको बेटा ये पता चल गया कि देखिए राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो बायोफर्टिलाइजर का काम करता है। दूसरा एजोटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर है। तीसरा एजोस्पाइरिलम है, एजोस्पाइरिलम है, ये भी बायोफर्टिलाइजर का काम करता है। फोर्थ लिखिए फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। फोर्थ इज फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। They are able to solubilize, they are able to solubilize, phosphate solubilized bacteria, they are able to solubilize the insoluble phosphate from organic and inorganic, from organic and inorganic phosphate sources. तो फॉस्फेट सोर्सेज होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक फॉस्फेट सोर्सेज होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं जो केमिकल के फॉर्मेट में होते हैं। तो उनसे क्या किया जाता है, ये लोग क्या करते हैं, फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज कर देते हैं।
फॉस्फेट को क्या कर देते हैं, सोल्यूबलाइज कर देते हैं। फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक phosphate solubilizing bacteria, from organic and inorganic phosphate sources, sources, from organic and inorganic phosphate sources, ठीक है। सो राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरिलम हो गया, आपको फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फंगी, फंजाई। लिखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समझते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जब दोनों को प्रॉफिट हो, ठीक है। एक फूड दे रहा है, एक शेल्टर दे रहा है, जब दोनों को प्रॉफिट हो तो ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो लिखिए फंगी एग्जिस्ट इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ऐसे लिखिए बेटा, देयर इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड फंगी, देयर इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड फंजाई। प्लांट हो गया, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम माइको रहीजा बोलते हैं बेटा, माइको। इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को बोला जाता है माइको रहीजा। तो लिखिए these associations are called mycorrhiza. In this association, myco M-I-C-O RRHIZAE, mycorrhiza. In this association, the plant क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो फूड बना के किसको दे देगा, फंगी को। In this association, the plant makes organic molecule such as sugar by photosynthesis, and supplies them to the fungus, fungus को दे देगा, and supplies them to the, ये क्या करेगा, through photosynthesis से फूड बनाएगा, और ये फूड किसको सप्लाई कर देगा, फंगस को। एंड फंगस सप्लाइज टू द प्लांट, फंगस क्या करेगा प्लांट को, फंगस सप्लाइज टू द प्लांट वाटर एंड मिनरल, फंगस सप्लाइज टू द प्लांट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट, taken water and mineral nutrient taken from the soil, ठीक है। सो ये बेटा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये भी। हाँ जी बोलिए। हाँ ये बैक्टीरिया, हाँ ये बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर हैं, इनको बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। हाँ ये चारों बैक्टीरिया ही हैं, ठीक है। जो एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम है वो सॉइल में मिलते हैं, राइजोबियम जो होता है रूट नोड्यूल्स में मिलता है, और जो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है वो भी सॉइल में मिलता है। बस राइजोबियम जो होता है वो रूट नोड्यूल्स में मिलता है। इसके बाद फंगी की बात कर रहे थे, मैंने बोला प्लांट और फंगस दोनों का क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके उसको शुगर और ये सब प्रोवाइड करता है, और फंगस जो होता है उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, प्लस मिनरल प्रोवाइड करता है, प्लस वाटर सप्लाई करता है। इस तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से ये बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। जब भी फील्ड में होते हैं, जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ये क्या ऑर्गेनिक मैटर ही तो होता है, तो सीधी सी बात है ये क्या काम करेंगे, बायो फर्टिलाइजर का काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। एक ही बात है बेटा, फंगी मतलब वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और फंगस क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, बस इतना ही डिफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया वो भी बेटा फर्टिलाइजर होता है। थर्ड इज साइनोबैक्टीरिया, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी बोला जाता है, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं।
दे आर फाउंड इन वाटर। अच्छा, ये लैंड पे मिलता है साइनोबैक्टीरिया? मिलता है। रॉक्स पे देखना, रॉक्स होती हैं उसके ऊपर एल्गी नहीं लगी होती, मिलता नहीं है, हरा हरा सा हो जाता है। लैंड पे भी मिलता है, बस मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। लैंड पे भी मिलेगा और वाटर में भी मिलेगा। सो लिख लीजिए, दे आर फाउंड इन लैंड एज वेल एज इन वाटर, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। लिख लीजिए, दे ऑल्सो हेल्प इन फिक्सिंग, दे ऑल्सो हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एग्जाम्पल्स इनके साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल, नॉस्टॉक, एनाबिना। इसके एग्जाम्पल्स अगर देखिए साइनोबैक्टीरिया के, तो नॉक्सटॉक सुना होगा आपने, नॉस्टॉक्स, एनाबिना, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। नॉक्सटॉक हो गया, एनाबिना हो गया, एक ओसिलेटोरिया भी होता है, ओसिलेटोरिया भी बोलते हैं। ये तीनों इसी के एग्जाम्पल हैं, साइनोबैक्टीरिया के ही एग्जाम्पल है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है। लिख लीजिए, some cyanobacteria can fix, some cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen in anaerobic condition, atmospheric nitrogen in anaerobic condition, anaerobic का मतलब in the absence of oxygen, in anaerobic conditions by means of specialized cells, by means of specialized cells, by means of specialized cells, स्पेशलाइज सेल्स होती है इनके अंदर, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट बोला जाता है। हेट्रोसिस्ट बोलते हैं उसको। तो लिख लीजिए, सम साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन एनारोबिक कंडीशंस by means of some specialized cells called heterocyst। इसको याद रखना, हेट्रोसिस्ट क्या होता है? हेट्रोसिस्ट ठीक है। इन सेल्स की हेल्प से क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती इनको, उस नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, नेक्स्ट पैराग्राफ, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एक्वेटिक फर्न होता है, एक्वेटिक फर्न जिसको एजोला बोलते हैं बेटा, एजोला नाम सुना होगा शायद आपने, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। एजोला कल बहुत बारी सुनेंगे पेपर में, 3 क्वेश्चन है इससे, ठीक है। एजोला 2-3 क्वेश्चन होंगे एजोला से ही। तो ये एक्वेटिक फर्न है जो पानी में मिलता है, एजोला, ठीक है। एंड एनाबिना, इन दोनों को मिला के ना, एनाबिना, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है। एजोला और एनाबिना दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। एनाबिना, ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन between the aquatic form azolla and anabina is very important for rice field, राइस फील्ड में बन जाते हैं बेटा, या बना डाल दिए जाते हैं सॉल्यूशन के। in this azolla provides food to anabina, and anabina provides nitrogen to azolla, एजोला को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आप बताना, ठीक है। एनाबिना प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू एजोला, एनाबिना नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है एजोला को बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर। नंबर 1 राइजोबियम, नंबर 2 ब्लू ग्रीन एल्गी, नंबर 3 एजोला, नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कल, कितना आसान है? यही दे देंगे, है? हाँ वो सही बोल रहा है, ये तो है ही, ठीक है।
बेटा अभी आसान लग रहा है ना, क्योंकि अभी पढ़ाया है। 2 महीने बाद ये हो सकता है मुश्किल लग जाए, क्योंकि अभी तो जुम्मे जुम्मे पढ़ाया है, एकदम याद है आपको। अभी कुछ भी पूछूंगा इस पे आप बता दोगे। चलो एक क्वेश्चन और बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर? यूरिया, 2,4-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एजोला। एजोला, बस अभी अभी सुना है आपने। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कल के पेपर में। द बायो फर्टिलाइजर, मैं बोल रहा हूं बेटा ध्यान से सुनना। द बायो फर्टिलाइजर यूज्ड एज ए सप्लीमेंट्री फूड फॉर द कैटल, स्पेशली फॉर मिल्किंग बोवाइंस इज। मिल्किंग बोवाइंस का मतलब होता है जो मिल्क देते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं, जैसे काव हो गया, बफेलो हो गया, तो उनके लिए क्या कहते हैं? द बायो फर्टिलाइजर यूज एज ए सप्लीमेंट्री फूड फॉर द कैटल, स्पेशली फॉर मिल्किंग बोवाइंस इज एजोस्पाइरिलम, एजोडोबैक्टर, एजोला, राइजोबियम। बताओ, तुक्का मारो, अगर मान लो कल पेपर में आ गया ये क्वेश्चन। एजोला, एजोला बेटा लिख लीजिए। एजोला इज ए प्लांट, एजोला इज ए प्लांट which provide sustainable food for livestock. एजोला इज ए प्लांट which provides sustainable food for livestock. एजोला को देख लो। एजोला इज ए वंडरफुल प्लांट, एजोला इज ए वंडरफुल प्लांट with a high protein content, sustainable food for livestock, sustainable food for livestock, सस्टेनेबल फूड फॉर। मोहित जी नहीं आए क्या आज? मोहित, एक रीना गुलिया, क्या नाम है उनका? रीना, वो भी नहीं। ऑनलाइन कहाँ ले रहे हैं? ऑनलाइन तो है ही नहीं। 925403 रीना है क्या आप? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मोहित जी गायब हैं। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो लिख लीजिए एजोला इज ए वंडरफुल प्लांट विद ए हाई प्रोटीन कंटेंट। हाई प्रोटीन कंटेंट होता है एजोला में। इसलिए एजोला को यूज किया जाता है। ठीक है, कल अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए या आगे भी आए एससीएस में, तो जो मिल्क बोवाइन एनिमल्स होते हैं उनको एजोला ही खिलाया जाता है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है इनमें। है? नहीं 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 यार, वो तो ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को एजोला का इंजेक्शन लगाओगे नलायक। ठीक है, एजोला ये होता है बेटा। अरे बायो क्या आप नहीं पढ़ रहे क्या? बायो अब कम से कम तो बताओ। अच्छा चलो ठीक है, अब आगे याद रखना। ये देखो, ये होता है एजोला। ये बेटा गोभी नहीं है, कभी गोभी समझ लो, ये एजोला होता है। वंडरफुल प्लांट है ये एजोला। कैटल्स को दिया जाता है, गोभी घास बोलते हैं, चलो जो भी है। इसको उगाया भी जाता है, देखो ऐसे पानी में उगाया जाता है। एजोला कल्टीवेशन किया जाता है। हाँ जी, हाँ, तो ये कैटल, हाँ जी, साटी बेटा पता नहीं लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसे। ये साटी नहीं है, बरसीम अलग होती है, उसको बरसीम शायद बोलते हैं। नहीं, हाँ, बरसीम अलग होती है, उसको उगाया जाता है, फिर उसको काट के खिलाते हैं। नहीं, साटी वाटी मुझे पता नहीं बेटा, साटी किसको बोल। अच्छा, पता नहीं, हमारे यहाँ कुछ और बोलते होंगे। एक क्वेश्चन और बताइए। एजोला इज ऑफन यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएटेड होता है। एजोला इज एक्वेटिक फर्न, एक्वेटिक एल्गी, एक्वेटिक बैक्टीरिया, नन ऑफ दिस। बस कल का पेपर तो ऐसे ही 100 मारोगे आप लोग सारे। सारे मत ले आना 100 में से 100, वरना पर है। हाँ सब समोसे मंगा देंगे,
समोसे मंगा देंगे, सबको खिला देंगे, एक एक समोसा मंगाएंगे, सबको खिला देंगे, खुश रहो। हाँ, गिफ्ट विफ्ट क्या देना फिर, जब सारे ले आओगे 100 में से 100, फिर ये रहा शाम क्या होम स्वीट, कौन सा शाम से नहीं, वो कहाँ भाग गया ध्रुव? अच्छा ध्रुव ऑनलाइन चल रहा है क्या? तो बस फिर उसके बाद होम स्वीट ये रहा, बस मंगाएंगे उससे और तुम्हें ट्रांस फैट खिला देंगे। ठीक है, तो ये है। लाओ तो सही बेटा, 100 में से 100 तो लाने के लिए भी गलती, पता है तुम्हारी आदत होती है बेटा गलत करना, मैं जानता हूँ, ह्यूमन एरर होता है। तुमको सब कुछ भी आता ना तो भी एक गलत कर दोगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही दोगे तुम चमत्कार। 100 में, हाँ अब ज्यादा घबराहट हो जाएगी, और जब पेपर आसान आ जाएगा तो तुम्हें और अच्छा लगेगा, यार ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, फिर उसी में कुछ ना कुछ गोले भरते हुए गलत हो जाएगा। तो ये चीज रहती है उसमें कि आता तो सब कुछ है मुझे, जब सारा पेपर ही आता है तो मतलब बहुत आसान है, तो जब सब कुछ आता है तब ज्यादा गलत होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट लिखिए बेटा, ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम। मोहित झाकर पढ़ रहा है क्या आज? बोला सर होंगे बीमार, आज भी छुट्टी मारनी है सर ने, तो मैं पहले ही। हाँ जी, कौन? अच्छा वकील, मसूरी भाग गया। अच्छा, हे भगवान, सीधा मसूरी भाग गया है। जल्दी से हो आता हूँ, नहीं तो फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। गजब आदमी है यार, वो वेट ही कर रहा था, इसी दिन पूछ रहा था सर बीमार क्यों नहीं हो रहे आप। वही था बदमाश आदमी, वही पूछने वाला था सर बीमार क्यों नहीं हो रहे आप। नेक्स्ट लिखिए एंडोक्राइन सिस्टम बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम, इससे भी 2-3 क्वेश्चन है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अगर कल सबके 100 में से 100 आ गए ना तो फिर अगली बार पेपर मैं ही बनाऊंगा। एंड अरे अभी तो आलम बना रहा है, ठीक है, जो उसका दिल किया वही। हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन कभी कभी ज़्यादा ही आ जाते हैं कभी। जैसे मैंने एक दिन बताया था कि एक ऐसा हार्मोन है जो जब पिटाई होती है ना, या मान लो कोई कुत्ता पीछे पड़ गया आपके, तब वो रिलीज होता है। फाइट एंड क्या बोलते हैं, फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट, कि लड़ाई करो और भाग लो, ठीक है। तो ऐसा एक हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी से रिलीज होता है, उस हार्मोन को बोलते हैं एड्रेनलिन। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ऑनलाइन? हाँ जी, ठीक है। उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन। ये जो हार्मोन है ना बेटा, इसको फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं, लड़ाई करो और भाग लो। अगर तो बेटा वो सामने वाला कमजोर है तो आप फाइटिंग मूड में आ जाते हो, और अगर सामने वाला शक्तिशाली है तो आप भाग लेते हो वहां से कि निकल लो, अब कुछ नहीं होने वाला। ये हार्मोन जब रिलीज होता है जब आपको डर लगता है किसी चीज से, जैसे मान लेना कभी एग्जाम होता है तो एग्जाम से पहले एकदम रिलीज हो जाता है ये। देखना एग्जाम से पहले बहुत जल्दी याद होता है आपको, जो देख लेते हो वही याद हो जाता है, जो देख लेते हो वही याद हो, क्यों? क्योंकि ये हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि बेटा ये इसको हमेशा रिलीज करके रखो, हमेशा ही रिलीज करके रखो, वो नहीं, ये कभी कभी रिलीज होता है बेटा। जब डर लगता है आपको तब ज्यादा रिलीज होता है, और कई बार ज्यादा डर अगर लग जाता है तो फिर याद होना बंद हो जाता है, ठीक है। ज्यादा ये रिलीज हो जाए तो याद भी होना बंद हो जाता है। तो एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में, हाँ, एंजाइटी की वजह से होता है, एंजाइटी जहां पे डर लगता है, एंजाइटी होती है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। फाइट एंड फ्लाइट, जैसे मान लो कुत्ता पीछे पड़ जाए, वैसे तो आप भागते नहीं हो कभी, लेकिन कुत्ता अगर पीछे पड़ जाए तो कितनी तेज भागोगे आप, ठीक है, कितनी तेज भागोगे। तो वो उस टाइम पे जब एनर्जी आ रही होती है, वो किस टाइप की आ रही होती है, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो गया होता है आपकी बॉडी से, तो उसकी वजह से एनर्जी आ रही होती है सारी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखिए, लिखिए हमारी बॉडी में बहुत सारी बेटा एक्टिविटीज होती हैं, हमेशा ही चलती रहती हैं।
तो लिखिए द एक्टिविटीज इन आवर बॉडी आर हाईली कॉम्प्लेक्स, द एक्टिविटीज इन आवर बॉडी आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड दे नीड टू बी रेगुलेटेड, and they need to be regulated, and they need to be regulated at a proper time, and they need to be regulated at a proper time and in a correct sequence, in a correct sequence पे वो regulate होनी चाहिए। देखिए बेटा हमारे यहाँ ये जो ना ओएसोफेगस सुना है आपने, यहाँ जो हाँ इसोफेगस बोलते हैं, इसके अंदर देखना इसोफेगस के अंदर फूड पाइप जिसको बोलते हैं, यहाँ दो पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है, एक विंड पाइप होती है, ऐसे होता ना, तो एक फूड पाइप होती है, एक विंड पाइप होती है, विंड पाइप होती है, इसोफेगस बोलते हैं इसे, इसोफेगस। फूड कैनाल भी कई लोग बोलते हैं, फूड कैनाल भी बोल देते हैं। तो हर चीज ना टाइम पे रिलीज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल द गैस्ट्रिक जूस कॉमा पेनक्रियाटिक जूस, ऐसे बेटा नाम याद करने पड़ेंगे आपको, गैस्ट्रिक जूस कॉमा पेनक्रियाटिक जूस एंड पाइल। अब ये भारी भारी लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस पेनक्रियाटिक जूस एंड थर्ड इज पाइल। ये तीन चीजें, गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, पाइल, should be poured into POURD, poured into the food canal only there is a food in it। अगर फूड कैनाल में फूड हो, food in it, only when there is a food in it। Hormones are secreted from glands, हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम ग्लैंड से रिलीज होते हैं हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स मैंने पहले भी बताया स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक का मतलब ब्लड में है लेकिन हर जगह काम नहीं करते, जहां पे साइट होती है वहीं पे काम करते हैं। तो हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम ग्लैंड्स टू रेगुलेट दीज फंक्शंस, they are known as chemical regulators। Hormones are known as chemical regulators। इनको बेटा chemical regulators बोलते हैं। These hormones transmitted chemically through blood। blood के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। एक जगह से दूसरे जगह हॉर्मोन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं? ब्लड के थ्रू। लिखिए बेटे डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, हॉर्मोन्स होते क्या हैं? डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स लिखिए अ सीक्रेशन फ्रॉम ग्लैंड GLAND ग्लैंड। बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड सुना होगा आपने, ठीक है, नहीं सुना कोई बात नहीं, अभी आगे ग्लैंड्स बता दूंगा। सुना तो होगा बचपन में 100%, लेकिन भूल गए होगे। तो लिखिए अ सीक्रेशन फ्रॉम ग्लैंड विच इज ड्रेन्ड इनटू ब्लड। ग्लैंड में से कोई चीज निकलती है और वो ब्लड में चली जाती है, ठीक है। विच इज ड्रेन्ड DRAIND ड्रेन्ड इनटू ब्लड एंड विच एक्ट एज ए टारगेट ऑर्गन, विच एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन, सिर्फ टारगेट वाले पे ही अटैक करेगी। ऑर्गन और सेल्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल। ऐसा नहीं कि मेरे हार्मोन बेटा मेरे ब्लड से निकल के आपको इफेक्ट करेंगे, आपको नहीं, मेरे ही कोई इफेक्ट करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन्स। कि हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। नंबर 1 लिखिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सीक्रेटेड बाय ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, सीक्रेटेड बाय ग्लैंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड।
ब्लड में सीक्रेट हो जाते हैं, ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, किस में जाते हैं? ब्लड में. इट कैन नॉट बी सीक्रेटेड इनटू इट कैन नॉट बी सीक्रेटेड इनटू लिम्फ. सिर्फ ब्लड में ही सीक्रेट होते हैं, लिम्फ में नहीं जाते. सेकेंड लिखिए, अभी बताऊंगा बेटा ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस होता है. अभी जब सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, बहुत सारे सिस्टम पढ़ाऊंगा, तब ये बताऊंगा. अभी सेकेंड लिखिए, रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय केमिकल मीन्स. बाय केमिकल मीन्स they also affect enzyme system of the body. They also affect enzyme system of the body. They also affect enzyme system of the body. एंजाइम क्या होते हैं? एक्टिव प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम? एंजाइम बोलते हैं. फंक्शनल प्रोटीन को क्या बोला जाता है? एंजाइम बोला जाता है. सेकंड लिखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक. नेक्स्ट थर्ड लिखिए, दे एक्ट ऑन टारगेट सेल्स और ऑर्गन्स ओनली. दे एक्ट ऑन टारगेट सेल्स और ऑर्गन्स ओनली. सिर्फ टारगेट सेल्स और ऑर्गन्स पे वर्क करते हैं और दूसरी चीजों पे वर्क नहीं करते. दे एक्ट ऑन टारगेट सेल्स और ऑर्गन्स ओनली. दे एक्ट ऑन टारगेट सेल्स और ऑर्गन्स ओनली. बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत चूजी होते हैं. जिस पे अटैक करना है उसी पे करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे. फोर्थ लिखिए, दे प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट इन अदर स्पीसीज ऑल्सो. दे प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट इन अदर स्पीसीज ऑल्सो. क्या मतलब इसका? देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है. ये मदर्स में क्या करता है? मिल्क इजैकुलेशन का काम करता है. मिल्क इजैकुलेशन का काम करता है. और यही इंजेक्शन अगर हम एनिमल्स को लगा देते हैं तो वहां भी क्या करता है? मिल्क इजैकुलेशन का काम करता है. बफेलो को इंजेक्शन लगाते हैं ना, मिल्किंग से पहले बफेलो को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो मिल्क इजैकुलेट हो जाता है. सेम फंक्शन परफॉर्म करता है. ऑक्सीटोसिन जो मदर में काम करता है, वही सेम ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकाल के अगर हम, ठीक है, एनिमल में लगा देंगे तो वहां से भी मिल्क इजैकुलेट होना शुरू हो जाएगा. तो से सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है इन अदर स्पीसीज ऑल्सो. नेक्स्ट लिखिए, फिफ्थ पॉइंट लिखिए, दे आर प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. दे आर प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. दे आर प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. बेटा हार्मोन का अमाउंट ना, आज तक जितनी भी हार्मोनल डिजीज हुई हैं हमारी बॉडी में, हम आज तक ठीक नहीं कर पाए. आपको लगता होगा शुगर का इलाज है. नहीं इलाज है. शुगर का इलाज नहीं है, सिर्फ शुगर कंट्रोल होती है बस, और कुछ नहीं होता. लाइलाज बीमारी है. तो जहां पे भी हार्मोन का डिसबैलेंस हुआ उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. सो हार्मोन थोड़ा सा कम हो या थोड़ा सा ज्यादा हो, दिक्कत कर देता है. सो इसलिए बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बनता है हार्मोन. लिखिए, they are produced in very small quantity and biologically very active. biologically very active, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सम हॉर्मोन्स आर प्रोटीन्स. सम हॉर्मोन्स आर प्रोटीन्स. कई हॉर्मोन्स प्रोटीन्स होते हैं. सम हॉर्मोन्स आर प्रोटीन. सम आर एमाइंस. कुछ एमाइंस होते हैं. एंड सम आर स्टीरॉइड्स. सम आर स्टीरॉइड्स. स्टीरॉइड्स. सम आर स्टीरॉइड्स. कुछ लोग, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, कुछ अमाइंस होते हैं, कुछ स्टीरॉइड्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स. अगर एक्सेस हो जाए तो भी दिक्कत हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाए तो भी दिक्कत हो जाती है. तो लिखिए, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स. एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स may lead to serious consequences. Excess or deficiency of hormones may lead to serious consequences. Excess or deficiency of hormones may lead to serious consequences. Next लिखिए, human body cannot store hormones. Hormones को ज्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता. Extra or surplus, therefore extra or surplus hormones are secreted from the body. बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. ठीक है. Therefore extra or surplus hormones secreted from the body. बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. ठीक है.
बॉडी से बाहर निकल, ये कैरेक्टरिस्टिक है बेटा हार्मोन्स की। इसके बाद देखिए नेम ऑफ ग्लैंड्स। नेम ऑफ ग्लैंड्स, कितने टाइप की ग्लैंड्स होती हैं? नंबर 1, कुछ कुछ ग्लैंड के नाम वैसे सारे तो याद नहीं रखने, बस कुछ कुछ याद रखिए। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड लिखिए थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड इज थायराइड ग्लैंड। थर्ड लिखिए एड्रिनल ग्लैंड, जहां पे रीनल वर्ड आ जाए ना, किडनी। एड्रिनल ग्लैंड, जहां पे रीनल वर्ड आ गया मतलब किडनी, सो एड्रिनल ग्लैंड। फोर्थ लिखिए पैनक्रियाटिक ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। और फिफ्थ लिखिए गोनाड्स, फिफ्थ इज गोनाड्स, फिफ्थ इज गोनाड्स। ठीक है, लिखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को ना हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, सारी कमांड यहीं से जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड होती कहाँ है? ये जो हमारे चुटिया होती है ना, जहाँ पे हम चुटिया रखते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं इसको। इस हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, ठीक है। इसको जहाँ पे हम लोग चुटिया रखते हैं ना, उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसको बोला जाता है सीट ऑफ द ब्रेन, सीट, सिंहासन ऑफ द ब्रेन, सीट ऑफ द ब्रेन बोला जाता है। और इसी हाइपोथैलेमस के नीचे, मान लीजिए हाइपोथैलेमस है, इसी के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती, पिट्यूटरी ग्लैंड होती, ग्लैंड होती, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। सारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इसी से चलता है। ये खुद तो कुछ नहीं, ये सबको बोलती है अच्छा तुम ये हार्मोन रिलीज करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, बस डायरेक्शन देती है। सो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। आप यहां से जब हम वैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये ओएसोफेगस, ईसोफेगस बोलते हैं, ये विंड पाइप रहती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, फिर इसके नीचे थोड़ी सी एक ग्लैंड होती है पैराथायराइड ग्लैंड। आपको ये डायग्राम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सब ग्लैंड होती है, ठीक है। जहाँ पे हमारी किडनी होती है वहाँ एड्रिनल ग्लैंड होती है। मैंने अभी बोला ना किडनी से रिलेटेड एड्रिनल ग्लैंड। तो लिखिए रीनल वर्ड का मतलब ही होता है बेटा किडनी, रीनल वर्ड का मतलब ही किडनी होता है। अब देखिए पहले हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं। लिखिए नियर टू किडनी, किडनी के पास होती है। किडनी की शेप कैसी होती है बेटा? किडनी जैसे बीन देखा आपने, बीन, बीन की तरह ऐसे होती है कुछ, राजमा वाजमा जैसे देखा हो, इसी के पास होती है एड्रिनल ग्लैंड। किडनी कितनी होती है शरीर में? 4 या 2 हैं बेटा? कई लोग बोलते हैं 4 होती। ऐसे एक एक पता नहीं कौन सा बहस था बेटा, कोई कलाकार था, जिस मैंने जैसे ही पूछा कितनी किडनी होती है, बोले 4। शाबाश, 2 किडनी दान दे दियो किसी को, एक्स्ट्रा हो गई, 4 किडनी हो गई तुम्हारे पास। तो एड्रिनल बेटा किडनी 2 ही होती हैं। किडनी का काम क्या होता है? क्या फिल्टर करना? ये दूसरी किडनी मान लो, ठीक है। तो फिल्टर करना काम होता है, फिल्टर करना काम होता है, ठीक है। फिल्टर करना मतलब जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको खत्म कर देना, निकाल देना, छान देना, फिल्टर कर देना, हाँ, जो भी वेस्ट है उसमें, ठीक है। हमारी बॉडी में ना यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, पता है ना, यूरिक एसिड। अगर किडनी काम करना किडनी काम करना बंद कर दे तो यूरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? हाँ, अर्थराइटिस, ये सब तो बीमारियां होंगी। एक बीमारी और हो जाएगी, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा।
आप बेटा पहचानना बंद कर दोगे कि सामने वाला बंदा क्या है, ये कौन है। हाँ, अल्जाइमर नहीं बेटा, हाँ ब्रेन, हाँ ब्रेन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि दिक्कत ये होती है, सामने वाले को पहचानना ही बंद कर दोगे, कौन है ये, आप नहीं जानते कुछ, ठीक है। तो किडनी का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोलते हैं ना बेटा, वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं एक किडनी, दो किडनी है, एक किडनी की जरूरत क्या है, एक किडनी पी के खराब कर लेंगे बेटा, बोलते हैं ऐसे लोग, और बहुत है हमारे पास 2 किडनी है, ठीक है, एक किडनी से काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। दोनों ही किडनियां पता चला खराब हो गई, फिर पता है रिश्तेदारों को बोलते हैं यार अपनी किडनी दान दे दो, क्यों दान दे दे भाई, तूने पी के खराब कर ली, अब हमसे किडनी मांग रहा है, ठीक है, दे देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नियर एंड डियर होते हैं, तो एक किडनी अपनी दे देते हैं, ठीक है। अभी आया था न्यूज़पेपर में, किसी बेटी ने अपने फादर को एक किडनी दी थी, अभी आया था ना बीच में, दोनों कटिंग दिखा रहे थे, तो कल परसों की न्यूज़ में था शायद किसी में, हाँ हाँ थोड़े दिन पहले की, हाँ फोटो खिंचवा रखी थी उन्होंने दोनों ने, तो ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ, किडनी का बिजनेस तो नहीं कर रहे पीछे कि भाई एक एक किडनी निकाल के बेच के 5-5 लाख 10-10 लाख में 15-15 लाख में बेच के आराम से काम चलाएंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड बेटा ये क्या होता है, नियर टू किडनी, किडनी के पास होती है, एंड ये बेटा व्यापार बिजनेस है किडनी का, पता है ना, बहुत सारे हॉस्पिटल में तो गायब भी कर देते हैं, बाद में पता चलता है किडनी गायब हो गई। सो किडनीज आर बीन शेप्ड, कैसी होती है, बीन शेप्ड होती हैं, जैसे राजमा होता है ना आपका, बीन भी होती है एक सब्जी, नहीं दाल होती है वो, ठीक है, तो उसकी तरह होते हैं। ईच एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, हर एड्रिनल ग्लैंड में, मान लीजिए ये आपका जो भी ये किडनी है, एक होता है एड्रिनल, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, ठीक है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एक बाहर का पार्ट होता है, एक अंदर का पार्ट होता है। तो मान लीजिए अंदर वाले को एड्रिनल मेडुला बोल लेते हैं, और बाहर वाले को पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोल देते हैं। ये नाम याद रखना, गंदे गंदे नाम है, एड्रिनल मेडुला और बाहर वाला क्या है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ठीक है, सीधा सीधा बात, हाँ एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ही, ठीक है। हाँ जी बोलिए। नहीं बेटा ये किडनी है, 2 किडनी है, तो एड्रिनल 2 एड्रिनल ग्लैंड होगी, अटैच हो रहेंगी। हाँ जी, मतलब बारिश आके सारी, जैसे पिट्यूटरी, हाँ जैसे, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है तो बेटा एक ही होगी, अब 2 पिट्यूटरी ग्लैंड होगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी, एक पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगी ये करो, दूसरा करेगी ये करो, तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। हाँ हाँ 10, सही बात है, रावण की 10 रही होंगी, ठीक है, 10 पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसलिए उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होगा, हाँ सुनता ही नहीं होगा, एक मांग रहा होगा बेटा अंकल चिप्स लाओ, दूसरा बोला पेप्सी कोला लाओ, तीसरा बोल रहा होगा कुछ और लेकर आओ, चल रहा होगा। सो पेरिफेरल लिखिए, अब लिखिए बेटा, पहले लिखिए एड्रिनल मेडुला के बारे में लिखिए, एड्रिनल मेडुला के बारे में लिखिए, जिसको सेंट्रल मेडुला भी बोलते हैं, लिखिए एड्रिनल मेडुला, इट सीक्रेट्स, यही एड्रिनल मेडुला है बेटा कलाकार, इट सीक्रेट्स एड्रिनलिन, यहीं से एड्रिनलिन निकलता है, बस यही तुम्हें बचाता है, भागने के काम आता है एड्रिनलिन। कल यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, देखना 100%, ठीक है। अब उसको भी किसी ने गलत किया ना बेटा, तो आलम को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जिसने ये क्वेश्चन गलत किया उसके समोसे 2 और काट लेना, ठीक है, मतलब देना ही नहीं उसको। एड्रिनलिन, तो ये याद रखना बेटा, बोल के बोल रहा हूं मैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में एड्रिनलिन का, वो कैसे आएगा वो आप जानो, ठीक है, लिखा कैसे होगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ना ये क्वेश्चन पीसीएस में, किसी भी पीसीएस में देखो ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि एड्रिनलिन कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल मेडुला से, ठीक है। सो लिखिए, इट सीक्रेट्स एड्रिनल हार्मोन विच प्रिपेयर्स द बॉडी to meet any emergency situation, to meet, which prepares the body to meet any emergency situation, to meet any emergency situation, emergency situation के लिए तैयार रहने के लिए, therefore this hormone is called,
Therefore, this hormone is called fight and flight hormone. Therefore, this hormone is called fight and flight hormone. Fight and flight hormone, जब ये हार्मोन रिलीज होता है ना बॉडी में एड्रेनलिन, तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, एक्स्ट्रा ताकत मिल जाती है. तो लिखिए, सिक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी. जैसे सनी देओल की मूवी देखी होगी बेटा, वो पहले बोलता मार मुझे मार, कितना मारेगा, वो मारता रहता है, कोई असर नहीं होता उसे, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लग जाती है बेटा उसे. ठीक है, क्या हुआ, कौन सी मूवी देख ली बेटा? 2.5 किलो, हाँ 2.5 किलो का हाथ, जो भी है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी देता है और स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ टू द बॉडी. एड्रेनलिन इज रिलीज्ड, लिख लीजिए, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए. एड्रेनलिन इज रिलीज्ड in extra amount. Adrenaline is released in extra amount into the blood at the time of emotional stress. At the time of emotional stress, adrenaline is released in extra amount, ज़्यादा amount में release हो जाता है, into the blood at the time of emotional stress. Emotional stress के time में ज़्यादा release होता है ये. It is called emergency hormone. Therefore, it is called emergency hormone. जब आपको इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तब ये रिलीज होता है. एड्रेनलिन आपकी बॉडी से, बॉडी क्या मतलब, एड्रेनलिन मेडुला से रिलीज होता है. ठीक है, इसके बाद लिखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स मतलब पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल कॉर्टेक्स लिखिए, इट सीक्रेट्स बाहर वाला जो पार्ट होता है, आउटर, सीक्रेट्स कोर्टिसोन हार्मोन. कोर्टिसोन हार्मोन ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? कोर्टिसोन हार्मोन सीक्रेट करता है. विच सप्रेस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करता है वो. इन्फ्लेमेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉर्टिसोन हॉर्मोन्स. दो टाइप होते हैं कॉर्टिसोन हार्मोन के. नंबर 1 मिनरलो कॉर्टिकॉइड. एक मिनरलो कॉर्टिकॉइड होता है और दूसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. हार्मोन. एक हो गया मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, दूसरा क्या हो गया? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन. लिखिए मिनरल देख रहे हैं बेटा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो अपने आप में मिनरल दिखाई दे रहा है. ये क्या करता है? मिनरल को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में. ये क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में. सो लिखिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रेगुलेट मिनरल मेटाबॉलिज्म, स्पेशली सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम को रेगुलेट करता है. अब जैसे मैं आपको बताता हूं बेटा, आज जो मैंने दवाई खा रखी है ना, उस दवाई की वजह से क्या हुआ है, ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है ये रिलीज हो गया. अब इसने क्या किया, मेरी बॉडी से सारे सोडियम को बाहर निकाल दिया. ये शर्ट पे दिख रहा होगा, ठीक है. सो इफेक्ट ये होता है शर्ट पे, बिल्कुल ठीक है, सोडियम ही सोडियम दिखाई दे रहा है. ब्लैक शर्ट है, वाइट दिखाई दे रहा है. दवाई खा रखी है मैंने, सो उसकी वजह से क्या है, पर्सिपिरेशन हो रहा है. उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, ये सारा सोडियम बॉडी से बाहर आ गया, मिनरल. सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बोलते हैं इसको. ठीक है, इसके बाद लिखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन. रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन ये क्या रेगुलेट करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इसको रेगुलेट करता है बॉडी में, इसको रेगुलेट करता है. बात खत्म.
सो एड्रिनल कॉर्टेक्स याद रहेगा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कॉर्टिसोन हार्मोन। ये बेटा शुरू शुरू में बहुत बुरा लगता है ये सब याद करना, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स का मतलब पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ठीक है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स बाहर वाला जो पार्ट है वो कॉर्टिसोन हार्मोन रिलीज करता है। 2 टाइप के कॉर्टिसोन हार्मोन होते हैं, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, हमारी बॉडी में मिनरल को रेगुलेट करता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को रेगुलेट करता है। क्लियर हो गया? नोट लिख लीजिए, इस पे एक नोट लिखिए। इफ देयर इज एन ओवरग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, इफ देयर इज ओवरग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स का मतलब मान लीजिए बेटा ऐसे नॉर्मली तो ऐसे होता है, और थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ हो गया, मान लीजिए ऐसे ग्रोथ हो गया, ज्यादा ग्रोथ। अब ये ज्यादा ग्रोथ हो गया, ओवर ग्रोथ हो गया, किसका? एड्रिनल कॉर्टेक्स का, एड्रिनल कॉर्टेक्स का। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, लिख लीजिए। इफ देयर इज एन ओवर ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इन अ मैच्योर वुमेन, the development of certain male characteristic, such as deep male voice, ठीक है, डीप मेल वॉइस हो जाती है उनकी, मुस्टैचेस आना शुरू हो जाती है, मूछें आना शुरू हो जाती हैं, बियर्ड, दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एड्रेनालिन विरिलिज्म। इस कंडीशन को बोलते हैं एड्रेनालिन विरिलिज्म। इस कंडीशन को बोलते हैं एड्रेनालिन विरिलिज्म। एड्रेनालिन विरिलिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट इज पेनक्रियास। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पेनक्रियास। पेनक्रियास, इससे ज्यादा इसमें जरूरत नहीं। पेनक्रियास, पेनक्रिया इज ए बोथ, इट इज बोथ, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, सो पेनक्रिया इज ए बोथ डक्ट एंड ग्लैंड, बोथ डक्ट, अ डक्ट ग्लैंड एज वेल एज डक्टलेस ग्लैंड। ऐसी भी ग्लैंड है जिसमें डक्ट होती है और ऐसी भी है कि जो डक्टलेस ग्लैंड होती है। तो लिख लीजिए पेनक्रियास इज बोथ अ डक्ट ग्लैंड एज वेल एज डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट का मतलब क्या होता है, पाइप जैसी, ठीक है। पेनक्रियास सीक्रेट्स, इससे क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं? पेनक्रियास सीक्रेट्स इंसुलिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन इससे निकलता है पेनक्रियास से, एंड ग्लाइकोगन, दोनों चीजें रिलीज होती हैं इससे। ग्लूकोगन लिखना चाहिए था बेटा, ग्लूकोगन। लिखिए इंसुलिन, इससे भी क्वेश्चन आएगा पेपर में। इंसुलिन, it's secreted from the beta cells of pancreas, pancreas की बीटा सेल से सीक्रेट होता है। बीटा, BETA, बीटा सेल, नाम बोलते हैं अल्फा बीटा, ऐसे सेल्स होती हैं। तो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, इट कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म and maintain proper sugar level in the blood. It act in 2 ways, ये 2 तरह से काम करता है। It act in 2 ways. Number 1, it promote glucose utilization by body cells.
सेकेंड, इट स्टिमुलेट्स डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अगर ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है। सेकेंड लिखिए, इट स्टिमुलेट्स डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज ऑफ द ब्लड एज ग्लाइकोगन इन द लिवर्स एंड मसल्स, इन द लिवर्स एंड मसल्स, फैटी लीवर हो जाता ना। इट स्टिमुलेट्स डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अगर ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो उसको डिपोजिट कर देता है लिवर के ऊपर या फिर बॉडी मसल्स के ऊपर। तो होता क्या बेटा, ज्यादा फैटी लीवर हो जाता है, कई बार आपने सुना होगा फैटी लीवर डिजीज हो जाती है। सो इट स्टिमुलेट्स डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज ऑफ द ब्लड एज ग्लाइकोगन इन लिवर एंड मसल्स, ग्लाइकोगन इन लिवर एंड मसल्स। देखिए होता क्या, पैनक्रियाज है मान लीजिए, इसका डायग्राम भी बना हुआ है, ये मान लीजिए पैनक्रियाज है, इससे इंसुलिन रिलीज होगा। इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन जब भी देखोगे बेटा, ये इंसुलिन मान लीजिए इंसुलिन है, ये इंसुलिन यहां पे ग्लूकोज है, अगर मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज की कमी है, ब्लड में अगर ग्लूकोज ज्यादा है, मान लीजिए ग्लूकोज ज्यादा है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोगन में। और अगर कम है तो उस ग्लाइकोगन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। इंसुलिन दोनों तरह के काम करता है, अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज है ब्लड में तो उस ग्लूकोज को क्या किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोगन में। और अगर बहुत कम है तो ग्लाइकोगन जो स्टोर होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। ये दोनों काम होते हैं इसके, ठीक है, दोनों काम करता है। इसलिए बेटा आप देखना, एक दो तरह का शुगर होता है, एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। एक बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है शुगर कम होना। एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का, ग्लाइसीमिया में क्या होता है, शुगर लेवल कम हो जाता है ब्लड में। शुगर लेवल जब ब्लड में कम हो जाएगा तो ग्लाइकोगन जो स्टोर है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंसुलिन, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि आपके ब्लड में शुगर ज्यादा है, तो जब शुगर ज्यादा होगा तो शुगर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये ग्लाइकोगन में स्टोर कर देगा, ग्लाइकोगन में स्टोर कर देगा, ठीक है, मसल्स में स्टोर हो जाएगा या फिर लिवर पे स्टोर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो एक हाइपोग्लाइसीमिया होता है, लो शुगर, एक हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब लो, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब शुगर ज्यादा हो गया। शुगर ज्यादा हो जाएगा तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको ग्लाइकोगन में कन्वर्ट कर देगा। और अगर शुगर कम रहेगा, हाइपोग्लाइसीमिया रहेगा, तो जो ग्लाइकोगन ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा, ग्लाइकोगन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। और हाइपरग्लाइसीमिया होगा, जब ज्यादा शुगर होगा तो क्या करेगा, शुगर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोगन में कन्वर्ट कर देगा। बस ये दो चीजें याद रखना है, इंसुलिन का फंक्शन यही है। फैटी लीवर होता है, डिजीज होती है। बेटा हाइपो है ना, कम है, शुगर कम है, तो शुगर चाहिए, तो ग्लाइकोगन जो होगा उसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। नहीं समझे, ग्लाइकोगन स्टोर होता है ना हमारे बॉडी में, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब जब ज्यादा शुगर है तो शुगर को किस में स्टोर कर देगा, ग्लाइकोगन में स्टोर कर देगा। मतलब आपका शुगर लेवल मेंटेन करके रखेगा। इंसुलिन का काम यही है, टू मेंटेन द शुगर लेवल इन द ब्लड। अगर शुगर ज्यादा है तो उसको ग्लाइकोगन में कन्वर्ट कर देगा, शुगर कम है तो जो ग्लाइकोगन स्टोर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ये काम है इंसुलिन का। और इंसुलिन होता क्या बेटा, शुगर की बीमारी हो जाती है। क्यों हो जाती है, इंसुलिन जितना रिलीज होना चाहिए उतना रिलीज नहीं होता। जब रिलीज नहीं होगा तो उसकी वजह से सारे फंक्शन खत्म हो जाएंगे, बस दिक्कत ही हो जाती है। ज्यादा शुगर हो जाता है, ज्यादा, कई बार देखा होगा बेटा, ज्यादा ब्लड में ज्यादा शुगर हो जाता है। क्यों, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन होता तो वो क्या करता, ज्यादा शुगर को क्या कर देता, ग्लाइकोगन में कन्वर्ट कर देता। कई बार क्या होता है, लो शुगर हो जाता है। लो शुगर होने की वजह से क्यों हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं है। अब हमें ये नहीं पता चलता, शुगर की बीमारी में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें ये नहीं पता चलता कि इंसुलिन कितने अमाउंट में चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता हमें। और जब एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होता तो हम बाहर से एक्सटर्नल इंसुलिन डाल नहीं सकते, क्योंकि अगर ज्यादा डाल दिया तो और दिक्कत हो जाएगी, कम डाल दिया और दिक्कत हो जाएगी। तो प्रॉब्लम ये होती है, ठीक है। तो हार्मोनल डिजीज में बहुत दिक्कत है बेटा, आप ये अंदाजा, हाँ जी, हाँ, सब हार्मोनल में यही प्रॉब्लम है। जितने हार्मोन डिजीज होते हैं सब में यही प्रॉब्लम है कि हमें अमाउंट नहीं पता।
जिस दिन हमें अमाउंट पता चल गया ना, उस दिन बेटा सारी हार्मोनल डिजीज खत्म कर देंगे हम, लेकिन अब वो पता कब चलेगा भगवान जाने। ठीक है, तो ये बेटा बस वो एक अंदाजे से लगाए जाते हैं और कुछ नहीं होता, वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में लगाए जाते हैं, जिससे कि क्या हो, ज़्यादा ना हो जाए कभी इंसुलिन। ठीक है, और वो भी सिर्फ अंदाजे से, उनको भी नहीं पता होता कितना इंसुलिन चाहिए, डाइल्यूटेड फॉर्म में लगाए जाते हैं, उससे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, बाकी तो बेटा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं कर पाते हम। डायबिटीज़ की जो बीमारी हुई ना बेटा, एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, वो कभी ठीक नहीं हो सकती डायबिटिक पेशेंट की। एक बार डायबिटीज़ हुआ तो बस फिर वो ज़िंदगी भर चलती रहेगी, ये मरने के बाद ही ठीक होती है वो, नए जन्म में, इस जन्म में तो ठीक होती नहीं है। हाँ, बाई बर्थ हो जाए डायबिटीज़ है, सही बोल रहे हो। आजकल तो बाई बर्थ भी होती है, जेनेटिक है, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बाई बर्थ होती है, जेनेटिक डिजीज हो जाती है। हाँ जी, हाँ सही बात है, डिजाइनर में भी ले लेना। सही पढ़ रहे हो बेटा तुम तो, हमने ही पढ़ाया था डिजाइनर पे भी तुम। अच्छा, यहीं पे सुना है क्या? ओहो, अब तुम सारे गांव को बताओगे? नहीं, एक बार पहुंच रहे दो गांवों को, हाँ होली पे, सब बोलेंगे छोरा पढ़ के आ रहा है, कैड़ा करके पढ़ रहा है, कैसे बोलेंगे? हाँ, डिजाइनर बेबी। बेटा ऐसा ना हो मारने लग जाए तुम्हें सारे। मैं बेटा अपने गांव में जाता था ना, तो कभी अभी भी गांव में जाता हूँ, कभी गलती से पेन भी नहीं लगाता अपनी जेब में, कि लोगों को बुरा ना लगे कि मैं उनसे अलग हूँ। ठीक है, और वही जाके बेटा गांव में जैसे लुंगी उंगी पहनते हैं, मैं भी लुंगी उंगी पहन के घूमता रहता हूँ आराम से। मेरे दोस्तों को यह ना फील हो कि वो भैंस चरा रहे हैं और मैं इतना पढ़ा लिखा हो गया, और वही सेम लैंग्वेज, वही सेम बातें, वही सब, कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं तो वो बात ही नहीं करेंगे मेरे से, सब अलग हो जाएंगे एकदम। उनको अगर ये फील होने लग गया कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, तो सब अलग हो जाएंगे एकदम, बात ही नहीं करेंगे फिर। तो वही सेम उसी तरह से रहना, वैसे ही। हेलो, ठीक है जी, ये समझ में आ गया होगा इंसुलिन। कल एक क्वेश्चन आना इंसुलिन से 100%, अब आप कर ही लोगे, अब तो कर ही लोगे बेटा, 100% कल के पेपर में होगा इंसुलिन से एक क्वेश्चन। अब देखो क्या होता है। इसके बाद देखिए, हाँ चार क्वेश्चन हो गए। हाँ जी, हाँ पेपर कहाँ लीक हुआ, बाकी भी तो हैं। हाँ, बाकी भी तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखिए बेटा, ऐसे थोड़ी एक 4-5 क्वेश्चन बताने से पेपर लीक हो जाता है, 100 क्वेश्चन आने हैं। लिख लीजिए, इट प्रमोट ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय बॉडी सेल्स, बाय बॉडी सेल्स। तो ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, 2 ग्लैंड कर ली, एड्रिनल ग्लैंड कर लिया हमने, पैनक्रियाटिक, तीसरी लिखिए थायराइड ग्लैंड, थर्ड। हाँ जी, ग्लूकोगन, क्या ग्लाइकोगन, ग्लूकोगन एक ही बात बोल देते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये क्या बन रहा है बेटा, ग्लूकोज से ग्लाइकोगन ही तो बन रहा है, ग्लूकोगन लिख लो उसको, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसके बाद लिखिए थायराइड, थायराइड ग्लैंड, इससे भी एक क्वेश्चन है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, इट सीक्रेट्स 2 हार्मोन्स, इट सीक्रेट्स 2 हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं, इट सीक्रेट्स 2 हार्मोन, एक को बोलते हैं थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, और एक को बोलते हैं कैल्सीटोनिन, थायरोक्सिन एंड कैल्सीटोनिन। तो लिखिए, थायरोक्सिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, थायरोक्सिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जब हम ये बोलते हैं ना, थायरोक्सिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी,
मेटाबॉलिज्म में दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक तो होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन और दूसरी होती है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है जो लार्जर मॉलिक्यूल होता है ना उसको तोड़ तोड़ के स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। एनाबॉलिक का मतलब होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बना देते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसको एनाबॉलिक बोलते हैं। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इस मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है। जैसे कई बार बोलते हैं ना थायराइड हो गया मुझे, वेट बढ़ता चला जाता है एकदम, तो थायराइड क्या बेटा, थायरोक्सिन की वजह से मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। तो लिखिए थायरोक्सिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, थायरोक्सिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी an increase in the secretion an increase in the secretion increases metabolism। अगर ज्यादा कई बार देखना बेटा, कई लोग होते हैं कितना खा लें मरे जा रहे हैं एकदम, मतलब बेटा बॉडी कितनी उनकी, ऐसा लगता है वो खाना नहीं खा रहे, बॉडी उनको खा रही है, ठीक है, मतलब खाना उनको खा रहा है, बॉडी खाना नहीं खा रही। कितना खिला लो उन्हें बेटा, बिल्कुल एकदम कांगड़ी पहलवान होते हैं, खूब मतलब समझ रहे बेटा, तगड़े ही होते हैं वो एकदम। हाँ तुमको नहीं बोल रहा बेटा मैं, तुमको भी नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, रीजन क्या है, तो इंक्रीज इन द सीक्रेशन और कुछ, हाँ नहीं ना, मैं अपने के लिए भी बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे थे पानी पीते हैं तब भी मोटे हो जाते हैं, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा बेटा, 2 रोटी खाई तब भी आराम से, ठीक है। हाँ तो लिखिए एन इंक्रीज इन द सीक्रेशन इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म। अगर थायरोक्सिन ज्यादा रिलीज होगा तो मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज एंड डिक्रीज इन सीक्रेशन, और अगर कम रिलीज होगा, डिक्रीज इन सीक्रेशन लोअर्स मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है, मेटाबॉलिक रेट को कम कर देता है। देखिए इससे ना डिजीजेस बहुत सारी होती हैं, ये डिजीजेस इंपॉर्टेंट है। ग्वाइटर सुना बेटा, ग्वाइटर सब नहीं सुना होगा, ठीक है। लिखिए लेस सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, लेस सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से क्या होता है, लेस सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। अगर कम सीक्रेट होगा थायरोक्सिन तो उसकी वजह से क्या होगा, नंबर 1 ग्वाइटर। लिखिए इट इज द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, ग्वाइटर तो जानते ही होंगे बेटा, सबने देखा होगा। इट इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, आजकल नहीं होता, पहले बहुत होते थे लोग, हाँ अब लोगों को नहीं होता ग्वाइटर वाइटर जल्दी, मैंने अब तो देखा ही नहीं इस जनरेशन में लोगों को। इट इज द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड एंड इज विजिबल एज ए स्वेलिंग इन द नेक, इज विजिबल इन द स्वेलिंग इन द नेक में स्वेलिंग आ जाती है बेटा, ये गला जो होता है ना ऐसे वॉइस बॉक्स ऐसे बड़ा सा हो जाता है, स्वेलिंग इन द नेक ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड, एक तो ये बीमारी हो जाती है लेस सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से। सेकंड इज क्रिटिनिज्म, सेकंड इज क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होता है, इट अफेक्ट्स ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, क्रिटिनिज्म अफेक्ट्स ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, शोइंग ड्वार्फिज्म, छोटे हो जाते हैं बेटा, हाइट कम होती है, ग्रोथ कम होती है, शोइंग ड्वार्फिज्म एंड मेंटल रिटार्डनेस, दिमाग ना कम काम करता है, ठीक है, दिमाग कम काम करता है। अगर थायरोक्सिन कम रिलीज हो तो एक तो छोटे रह जाते हैं हाइट में, और दूसरा क्या होता है उनका दिमाग कम काम करता है। थर्ड लिखिए क्रिटिनिज्म बोलते हैं इसको, क्रिटिनिज्म बोला जाता है, हाँ जी, मेंटल रिटार्डनेस, दिमाग कम काम करता है। थर्ड लिखिए मैक्सोडर्मा, लिखिए इट अफेक्ट्स एन अडल्ट if his thyroid gland does not function properly, अगर उसकी थायराइड ग्लैंड फंक्शन नहीं करती प्रॉपरली, ठीक से काम नहीं करती, द पर्सन बिकम स्लगिश, पर्सन क्या हो जाता है, आलसी टाइप का हो जाता है, स्लगिश, विथ स्वेलिंग ऑफ द फेस स्वेल कर जाता है, सूज जाता है, हाथ सूज जाते हैं, ठीक है,
स्लगिश विथ स्वेलिंग ऑफ द फेस, फेस सूज जाता है उसका, स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड हैंड, इसको मैक्सोडर्मा बोलते हैं, मैक्सोडर्मा। और ये सब किसकी वजह से होता है? लेस सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। 3 डिजीज हो गई, गोइटर, दूसरा क्या होगा क्रिटिनिज्म, और तीसरा क्या हो गया मैक्सोडर्मा। ठीक है, तीनों किसकी? लेस सिक्रेशन की वजह से होती। अब लिखिए ओवर सिक्रेशन, डिजीजेस ड्यू टू ओवर सिक्रेशन, डिजीजेस ड्यू टू ओवर सिक्रेशन, ड्यू टू ओवर सिक्रेशन, ओवर सिक्रेशन, ओवर सिक्रेशन की वजह से कौन सी होती है? ड्यू टू ओवर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। नंबर 1 लिखिए एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, नंबर 1 इज एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर। क्या होता है एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर? लिखिए द पर्सन हैविंग दिस, इस तरह का आदमी जिसको ये बीमारी होती है एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, द पर्सन हैविंग दिस शोज मार्क्ड इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, रैपिड हार्ट बीट, हार्ट बीट तेज हो जाती है बेटा, एंड बल्जिंग आउट आईज, आंखें बाहर निकल जाती हैं, बल्जिंग आउट आईज बोलते हैं, बल्जिंग आउट, अभी दिखाता हूं मैं बेटा, बल्जिंग आउट, बल्जिंग आउट आईज, आंखें ना बाहर आ जाती हैं, आंखें बाहर, आंखें निकल आना बोलते हैं ना, ठीक है, बल्जिंग आउट आईज, एंड फॉर्म्स अ ग्वाइटर इन द नेक, और नेक में ग्वाइटर भी हो जाता है। आप देखिए एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर कैसा होता है, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, ये देखिए बेटा बल्जिंग आइज, ऐसे गला भी ऐसे ही हो जाता है, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर बोलते हैं इसको, बहुत भयंकर। पहले तो बेटा बहुत, अब तो कहाँ मिलते हैं ऐसे देखने को, हाँ घेंगा, हाँ वही बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक है। सो ये आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड टॉपिक आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट लिखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने अभी बताया था बेटा हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे लिखिए situated near to the hypothalamus, situated near to the hypothalamus, situated near to the hypothalamus, हाइपोथैलेमस के नियर पास में होती है, situated near to the hypothalamus, part of mid brain, हाइपोथैलेमस को ना सीट ऑफ ब्रेन भी बोला जाता है, सिंहासन ऑफ ब्रेन, ठीक है। किसी के बेटा ये चुटिया वाले पार्ट पे मार दो, खत्म। देखना कभी भी आप इस पे रख के देखना, ये हमेशा गर्म रहता है, प्रोसेसर समझिए आपका, ठीक है। जितना ज़्यादा फंक्शन करोगे उतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पे होंगी, उतना ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। छोटा दिमाग बोलते जा अच्छा नाना पाटेकर बन रहे हो तुम, हैं छोटा दिमाग। तो लिखिए सिचुएटेड नियर टू द हाइपोथैलेमस, पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, इट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। बेटा ऑनलाइन सुनाई दे रहा है आप लोगों को? इट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट सीम्स टू कंट्रोल ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बिकॉज इट सीम्स टू कंट्रोल ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जितनी भी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है सबको कंट्रोल करता ही, ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड सबको ये कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लिखिए हार्मोन सीक्रेटेड, हार्मोन सीक्रेटेड, नेक्स्ट लिखिए हार्मोन सीक्रेटेड, हार्मोन सीक्रेटेड। नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन जीएच बोलते हैं इसको, ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है। लिखिए ग्रोथ हार्मोन आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ।
नॉर्मल ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं. ग्रोथ हार्मोन आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ. डेफिशिएंसी ऑफ दिस इन चाइल्डहुड, deficiency of this in childhood result into dwarfism. Deficiency of this in childhood result into dwarfism. Result into dwarfism. छोटे हो जाते हैं बंदे. Result into dwarfism. और अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो जाए, जाइजेंटिज्म हो जाता है, लंबे हो जाते हैं बेटा, पता नहीं इतने लंबे हो जाते हैं हद से ज्यादा, तो लिखिए ओवर सीक्रेशन लीड्स टू, over secretion leads to gigantism. GIGANTISM. तो ग्रोथ हार्मोन अगर कम सीक्रेट होगा छोटे हो जाएंगे, ज्यादा होगा तो बड़े हो जाएंगे. दूसरा लिखिए, दूसरा हार्मोन लिखिए TSH. TSH क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, TSH बोलते हैं इसे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. लिखिए इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी, इट एक्टिवेट्स थायराइड. ये थायराइड को थप्पड़ मारता है. इट एक्टिवेट्स थायराइड टू सीक्रेट थायरोक्सिन. इट एक्टिवेट्स थायराइड टू सीक्रेट थायरोक्सिन. थर्ड लिखिए गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GSH बोलते हैं उसे हार्मोन. GSH, गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ टेस्टीज एंड ओवरीज. इट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ टेस्टीज and ovaries. Ovaries in female and testes in males. Next लिखिए GSH बोलते हैं इसे. नेक्स्ट फोर्थ लिखिए ACTH. ACTH का फुल फॉर्म लिखिए एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिको हार्मोन. एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिको हार्मोन. क्या मतलब इसका? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिको हार्मोन लिखिए. इट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. इट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल कॉर्टेक्स का मतलब बाहर वाला पार्ट एड्रिनल का. एड्रिनल कॉर्टेक्स उसकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है. इसके बाद फिफ्थ लिखिए वैसोप्रेसिन. फिफ्थ लिखिए वैसोप्रेसिन. 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 वैसोप्रेसिन के बारे में लिखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH बोलते हैं इसे. सुना होगा आपने ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH बोलते हैं इसको. लिखिए इट इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन. इट इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. It increases the reabsorption of water from kidney. Water from kidney. किडनी से वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है. डेफिशिएंसी ऑफ ADH. अगर ADH की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ ADH causes डायबिटीज इंसिपिडस. इंसिपिडस बोलते हैं. मतलब क्या होगा? अगर ADH कम रिलीज होगा तो क्या करेगा? किडनी में वाटर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. ADH क्या करता है? किडनी में जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है. जब ADH कम होगा तो क्या होगा? किडनी में वाटर ज्यादा होगा, उससे एक्स्ट्रा यूरिनेशन होगा. कई बार देखना, कई डायबिटीज पेशेंट होते हैं जिनको बार बार यूरिनेशन बार बार जाना पड़ता है.
तो वो इसी इसी उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और वो किस लिए होता है कि उनकी बॉडी में एडीएच कम रिलीज हो रहा है, ठीक है, डेफिशिएंसी एडीएच की। सो लिखिए डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर डायबिटीज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर डायबिटीज in which urination is frequent, in which urination is frequent and results into loss of water from the body, results into loss of water from the body, loss of water from the body. तो बेटा डायबिटीज की अगर हम बात करें तो डायबिटीज 3 टाइप की होती है। डायबिटीज एक तो बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या हुआ, शुगर कम है, हाइपोग्लाइसीमिया शुगर ही कम है। एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया, ज्यादा है। और एक इसको हाइपरग्लाइसीमिया को ना डायबिटीज मेलिटस भी बोलते हैं, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस भी बोला जाता है इसको, डायबिटीज मेलिटस, मेलिटस भी बोलते हैं। और एक तीसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस ये किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। इसको याद रखना, ये पेपर में हो सकता है कल के पेपर में आए, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, डायबिटीज इंसिपिडस। तो 3 टाइप के डायबिटीज हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद 6 लिखिए। इतना हो गया, समझ में आ गया। ऑनलाइन बेटा आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ऑनलाइन? हाँ जी, समझ में आ रहा है सब कुछ, चलिए अच्छा है। 3 टाइप का डायबिटीज होता है, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है, और तीसरा क्या, हाइपरग्लाइसीमिया को डायबिटीज मेलिटस भी बोलते हैं। और डायबिटीज इंसिपिडस होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच की वजह से होता है। एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो डायबिटीज के बारे में नेक्स्ट हार्मोन लिखिए, ऑक्सीटोसिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है बेटा, जब बेबी का बर्थ होता है, न्यूली बॉर्न बेबी का, उस टाइम पे जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनसे रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रिलीज होता है मेमोरी ग्लैंड से, और उसकी वजह से मिल्क एजुकेशन इजैकुलेशन होता है। प्लस ऑक्सीटोसिन हार्मोन एट द टाइम ऑफ बर्थ या प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पे भी रिलीज होता है। वो क्या करता है, क्योंकि बेबी को मदर के वॉम में बियर करना होता है, तो उसका हिप्स का जो साइज होता है उसको एनलार्ज कर देता है। एक तो ये काम होता है। तीसरा क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस, क्योंकि बेबी को बाहर आना होता है तो यूट्रस के साइज को इंक्रीज करता है। ये सब काम इसके ऑक्सीटोसिन हार्मोन के होते हैं। सो लिखिए ऑक्सीटोसिन के बारे में लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी है। इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ हिप्स, इट स्टिमुलेट्स, ये फीमेल में होता है बेटा, मेल में नहीं होता ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। इट सीक्रेट्स द ग्रोथ ऑफ हिप्स टू बैलेंस द सपोर्ट ऑफ fetus, to balance the support of fetus during pregnancy, to balance or to support the fetus during pregnancy. Second लिखिए, it also stimulates contraction of the uterus, expansion and contraction of the uterus in the pregnant mothers during the pregnancy. Third लिखिए, it also helps in the ejaculation of the milk. Third is it also helps in the ejaculation of the milk after birth of baby. इसी चीज को बेटा डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है लिविंग लाइफ में। लाइफ में कैसे यूज करते हैं, जैसे वाटरमेलन है, अब उसका साइज छोटा होता है तो उसके साइज को इंक्रीज करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। फंक्शन तो सेम परफॉर्म करेगा। ऐसे ही जो बफेलोज होती है मिल्क या काउज होती है, मिल्क इजैकुलेट करने के लिए ऑक्सीटोसिन का हार्मोन डाल देते हैं। अब वो ऑक्सीटोसिन का हार्मोन मिल्क में आ जाता है, हम पीते हैं, हमें जरूरत ही नहीं होती बेटा। एक्स्ट्रा, मैंने बोला हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हार्मोन गया तो वो दिक्कत कर देगा। तो ये सब क्या है, हेल्थ को दिक्कत करती है। सो ये ऑक्सीटोसिन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट ग्लैंड जो है, लास्ट ग्लैंड जिसको हम गोनाड्स बोलते हैं, गोनाड्स के बारे में लिखिए। गोनाड्स
In males, the testes produce the male hormone. The testes produce the male hormone called androgen या टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, एक ही बात है, एंड्रोजन. मोस्ट कॉमन एंड्रोजन is टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, which stimulates of male characteristic development at the age of puberty. Male characteristics development at the age of puberty. Like facial hair, दाढ़ी आना शुरू हो जाती है. कॉमा लो पिच वॉइस, आवाज जो है ना भारी भारी हो जाती है, लो पिच वॉइस. ठीक है, लो पिच वॉइस हो जाती है, फ्रीक्वेंसी लो पिच वॉइस, भैंसों जैसी आवाज हो जाती है, लो पिच वॉइस. हाँ, एटसेट्रा. ठीक है, तो ये याद रखना, इसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से. इन फीमेल्स, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए. इन फीमेल्स प्रोजेस्टेरोन, फीमेल्स में क्या होता है, एंड्रोजन की जगह, जैसे यहाँ एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन होता है. प्रोजेस्टेरोन stimulates development of female. Progesterone stimulates development of female secondary sexual characteristics. Stimulates development of female secondary sexual characteristics like thickening of hips at the time of puberty. In mature women, this hormone also prepares the wall of uterus. In mature women, this hormones also prepares the wall of uterus in anticipation of receiving also prepares the wall of uterus. यूट्रस के जो अंदर की वॉल होती है उसको प्रिपेयर करता है कि एक एग आएगा. ठीक है, तो वॉल ऑफ यूट्रस इन एंटीसिपेशन ऑफ रिसीविंग एन एग, फर्टिलाइज एग. तो ये था गोनाड्स. इसके बाद नेक्स्ट लिखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड्स. नेक्स्ट लिखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड. पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में लिखिए. पैराथायरॉयड ग्लैंड दोबारा लिख लीजिए बेटा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है. यूट्रस इन एंटीसिपेशन ऑफ रिसीविंग एन एग, फर्टिलाइज एग. पैराथायरॉयड ग्लैंड देखिए, सीक्रेट्स पैराथॉर्मोन या हार्मोन लिख लीजिए, पैराथायरॉयड हार्मोन, सीक्रेट्स पैराथायरॉयड हार्मोन. ठीक है, which promotes the movement of calcium ion from bones to blood. एक्चुअली इसकी वजह से पता क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से, कि मान लीजिए बोन्स हैं, बोन्स के अंदर से कैल्शियम निकल के ब्लड में आना शुरू हो जाता है. तो अगर यहां से कैल्शियम जो है यहां से निकल के ब्लड में आएगा तो बोन्स वीक नहीं हो जाएंगी. सो ये बोन्स जो होती है ना वीक हो जाती है. तो लिखिए मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम बोन्स टू ब्लड, ओवर सीक्रेशन रिजल्ट इनटू, जब ओवर सीक्रेशन शुरू हो जाएगा यानी बोन से ज्यादा कैल्शियम निकल के ब्लड में आना शुरू हो जाएगा. बोन से ज्यादा कैल्शियम निकल के जब ब्लड में आना शुरू हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा,
हाँ, बोन्स इतनी वीक हो जाएंगी, टूटना शुरू हो जाएंगी। तो लिखिए ओवर सीक्रेशन रिजल्ट इनटू लो बोन डेंसिटी। लो बोन डेंसिटी बोलते हैं ना, बोन बीटा पीओ, ऐड नहीं आती टीवी पे। सो ओवर सीक्रेशन रिजल्ट इनटू लो बोन डेंसिटी और सॉफ्ट बोन्स। डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। इस डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? रिजल्ट्स इन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ओवर द बोन्स। कैल्शियम निकल के बेटा ब्लड में आएगा, ब्लड के थ्रू ये कैल्शियम इसके बोन्स के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाएगा, यानी बोन्स के अंदर नहीं होगा, बोन्स के बाहर डिपॉजिट हो जाएगा। डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ओवर द बोन्स एंड दस बोन्स बिकम थिक एंड ब्रिटल। एंड दस बोन्स बिकम थिक एंड ब्रिटल। बोन्स मोटी तो हो जाएंगी लेकिन टूटना, इजिली टूट जाएंगी, ठीक है, इजिली टूट। एंड दस बोन्स बिकम थिक एंड ब्रिटल। दस बोन्स बिकम थिक एंड ब्रिटल। ब्रिटल BRITTLE, बहुत जल्दी टूट जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, ठीक है। सो ब्रिटल हो जाएंगी, बहुत जल्दी टूटना शुरू हो जाएंगी, ठीक। तो बस इतना था बेटा इन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बस इतना आपको याद रखना है। तो ये टॉपिक कल के लिए खत्म हो गया है, ठीक है। कल के टेस्ट में इतना ही आएगा, यहीं तक आएगा, ठीक है, आराम से। हाँ जी, बस इतने तक आएगा कल के टेस्ट में। कल के टॉपिक बेटा टेस्ट में आपको पता ही है कौन कौन से टॉपिक हैं, दोबारा देख लीजिए। सेल स्ट्रक्चर कराया था, और रेस्पिरेशन, हाँ जी, और थर्ड इज फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज प्लांट हार्मोन, नेक्स्ट इज विटामिन्स, और सिक्स्थ इज जेनेटिक्स, सेवंथ इज डिजीजेस, एट्थ इज बायोफर्टिलाइजर, नाइन्थ इज एंडोक्राइन सिस्टम, और एक और कराया था, 10th इज ब्लड। 10 टॉपिक बायो के करा चुके हैं हम, ठीक है। 10 टॉपिक बायो के करा चुके हैं। तो इन 10 टॉपिक से कल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ, एक और कराया था बेटा, आई एंड ईयर। 11 टॉपिक करा चुके हैं बेटा, 11 टॉपिक बायो से करा चुके हैं। इन 11 से क्वेश्चन आएंगे, ठीक तो बोल रहे हो, याद जैसे कर पढ़ रखा है सब कुछ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कल देखा जाएगा जो होगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल पूरे 100, ठीक है। तो कल इससे इन टॉपिक से टेस्ट आएगा, आप आराम से तैयारी करिए बढ़िया से, और कल टेस्ट दीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ जी बोलिए। नहीं, ज्योग्राफी का टेस्ट नहीं है, ज्योग्राफी का टेस्ट नहीं है। 11:30 to 1:30, ठीक है, टेस्ट होगा कल। क्या करें? 9:30 to 11:30, हाँ जी बेटा, उसके बाद क्लासेस होंगी रिमेन। 9:30 to 11:30 पॉलिटी का टेस्ट है, पॉलिटी का टेस्ट है, हाँ जी, क्लासेस हैं उसके बाद लगातार क्लासेस हैं। हाँ, 11:30 से 1:30 तक पेपर है, ठीक है। हाँ, क्लासेस, एंजॉय द क्लासेस। चलिए, ठीक है बेटा, गुड नाइट।